हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद लकी पांचाल में। बच्चों, आज की क्लास में हम अपनी सेकंड पार्ट पढ़ेंगे एक एक नंबर के क्वेश्चंस का। जिस तरीके से आपने पहले सपोर्ट किया है, अच्छे से उस वीडियो को देखा है, ठीक है, समझा है, कमेंट भी अच्छे से आया है, ठीक इसी तरीके से आप इस वीडियो को भी प्यार देना, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है आपके, वे एक टीचर ही आपको दे सकता है, कोई यूट्यूबर आपको नहीं दे सकता है। जिस तरीके से अदर यूट्यूब चैनल्स पर आपको 6 मिनट में शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये पढ़ लेना, हमें कंसेप्ट तो नहीं बताते ना आपको कि इस एक क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है अपने पेपर में, ठीक है, इसका और अच्छा कंसेप्ट क्या हो सकता है, इसको हम कैसे अप्रोच लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको अपने ही इस चैनल पर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। एक बात और बच्चों, शुरुआत में इतना ही व्यूज आता है क्योंकि हमारा चैनल न्यू है, तो इस अभी फिलहाल 20, 25, 30, 40 जितना भी व्यूज आता है, इस पर ध्यान मत देना। आपको कंसेप्ट सीखना है, ये मत ध्यान देना कि इस वीडियो पर 30-40 व्यूज आते हैं तो ये वीडियो खराब है, पढ़ाने वाला खराब है। ना ही तो पढ़ाने वाला खराब है, ना ही वीडियो में कोई कंटेंट गलत है, ठीक है। बस जो हमारा चैनल है उसको न्यू होने के कारण वीडियो अभी प्रमोट नहीं कर रहा है यूट्यूब, ताकि आप लोगों तक पहुंच सके, ये बात याद रखना। अब आइए हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का बनता है। इसकी लैंग्वेज को समझो। इसकी लैंग्वेज आपको आसान लगेगी लेकिन है डिफिकल्ट, ठीक है। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रोटन एप्पल रैंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल्स इज 0.18। यानी कि 900 एप्पल्स आपके पास में है, जिसमें जो खराब एप्पल है, सड़े हुए एप्पल है, उनकी प्रोबेबिलिटी 0.18 है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स इन द हीप, यानी कि उस पूरे के पूरे ढेर में उनकी टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स बताने जो सड़े गले हैं। प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी, उनकी काउंटिंग बतानी है, ठीक है। समझो बात को। अब जल्दबाजी में क्या करोगे, 1 में से 0.18 घटा दोगे, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी जो आपके पास में आएगी वो क्या आएगी, वो सही एप्पल्स की प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। वो हमें नहीं बतानी, इसमें टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स बताने हैं सड़े गले, उनकी काउंटिंग बतानी है आपको, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि 0.18 आपके पास में प्रोबेबिलिटी है खराब एप्पल्स की, ठीक है, 0.18, लेकिन हमारे पास में टोटल एप्पल्स कितना है, 900। कितना है, 900। तो हम जब ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर कैसे आएगा बच्चों, यदि हम टोटल एप्पल्स को इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में जो भी संख्या आएगी वो हमारी टोटल नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स होंगे, उनकी काउंटिंग होगी, ठीक है। जब हम 900 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.18 में, ऐसा हम क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों। 900 में से 0.18 प्रोबेबिलिटी है हमारी कि हम अगर किसी सेब को उठाते हैं, ठीक है, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, तो 0.18 प्रोबेबिलिटी है कि सड़ा हुआ एप्पल आएगा। खराब भी आ सकता है और सही भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स बताने हैं, उनकी काउंटिंग बतानी है। तो इस कंडीशन में हम टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स जितने भी होते हैं हमारे पास में, या टोटल नंबर जिस चीज के भी दे रखे हैं, उसकी मल्टीप्लाई उसी की प्रोबेबिलिटी के साथ यदि हम कर देते हैं तो हमारे पास में जो भी संख्या आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, वो उसकी काउंटिंग देगी। याद रखना, इतना मैं आपको बता दिया, तो अब ये आपको याद रखना है। तो 9 में से 18 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 162 आएगा क्या। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। 162 ही एप्पल्स ऐसे हैं जो खराब हैं। यदि हमें इसमें और ज्यादा कुछ पूछ लेता है कि सही एप्पल्स की वो बताओ, सही एप्पल्स कितने हैं, तो 900 हमारे पास में टोटल है, 162 हमारे पास में खराब है, तो 900 में से 162 जाएंगे, जो भी आपके पास में वैल्यू आएगी वो आपके सही एप्पल्स होंगे, याद रखना। तो इस कंडीशन को हमें याद रखना है, ऐसी लैंग्वेज से ही हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं पेपर में। और ये जो आपका मिला है ये आपका एनसीईआरटी का भी है और आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर करा दिया, ताकि इस तरीके से जो ये लैंग्वेज दे रखी है इससे आप कंफ्यूज ना हो। ये लैंग्वेज आपको याद रखनी है, ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूँ कि 0.18 की हमें मल्टीप्लाई करनी है 900 में, ताकि हमारे टोटल नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स हमें मिल जाए, उसकी वैल्यू हमें मिल जाए, ठीक है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आता है,
अब बच्चों आपके पास में दूसरा क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी के ही बारे में है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का जरूर आएगा पेपर में, ठीक है। दो भी आ सकते हैं एक एक नंबर के, याद रखना। अब इसमें क्या दे रखा है, हमारे पास में कार्ड है, हमें पता है कि हमारे पास में 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जो 13 में डिवाइड होते हैं, 13 चौका 52, 13 नंबर में डिवाइड होते हैं। 26 आपके लाल होते हैं, 26 आपके ब्लैक होते हैं, पता है क्या, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड कार्ड नोर अ क्वीन, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि यदि हम कोई कार्ड चूज करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि हमारे पास में ना ही तो हम रेड कार्ड मिले हमें और ना ही हमें क्वीन मिले, ठीक है। नाइदर ए रेड कार्ड नोर अ क्वीन, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बता रखा है कि आपके पास में रेड कार्ड कितने होते हैं, 26। इसकी डिटेल वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको देखना, अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पर भी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। और क्वीन आपको कितनी मिलती है, एक तो है रेड कार्ड जिसमें आपकी रेड कार्ड में भी दो दो क्वीन है, ठीक है। और आपकी क्वीन ब्लैक में भी आपकी दो क्वीन है, तो दो क्वीन आपको ये लेनी है। तो आपके पास में टोटल कितना हो गया, 28। ये कितना हो गया, 28। अब आपको ये बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ रेड कार्ड नोर अ क्वीन। ये तो आपको प्रोबेबिलिटी पता लगेगी कि रेड कार्ड की और क्वीन की, जो भी आपके पास में प्रोबेबिलिटी आएगी उसमें से 1 में से घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर रेड कार्ड नोर अ क्वीन, इसका आंसर। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 28 तो कार्ड आपके ये हो गए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। यदि यहीं पर हम 52 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, 12 में से 8 गए 4, 4 में से 2 गए 2, क्या 24 आ जाएगा क्या। अब जब हम 24 को 52 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ये डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो हमें दे रखा है, जिसका हमें आंसर पूछ रखा है, उसकी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये मैंने आपको दो कंडीशन बताई इसकी, कैसे आप आंसर इसका निकाल सकते हो, ठीक है। 12, 26, ठीक है, 4 के 12, 2 6 12 और ये आपका 13, तो 6/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी क्या, आ जाएगी क्या, 4 6 24 और 13 चौका 52, 6/13 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा आपके पास में, जो हमें पूछ रखा है। या मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, यदि आप 28 को 52 से डिवाइड करते हो तो आपके पास में क्या आएगा बताओ, 4 7 28 और 13 चौका 52, 7/13। और यदि हम 1 में से 7/13 अब माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 6/13। क्या हमारा सेम आएगा क्या, ठीक है। इसी तरीके से आपके पेपर में पूछे जाते हैं आपके। अब आपका इसमें क्वेश्चन ये है कि बच्चों आपको ए बी दे रखा है 29 और आपको मान लीजिए ये ई है, ये एफ है, ये आपका सेंटर ओ है और ए ई दे रखा है आपको 5। आपको इसकी रेडियस पूछ रखी है, ठीक है। इस सर्किल की आपको रेडियस बतानी है, तो आप कैसे बताओगे, एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डायरेक्ट आएगा, याद रखना, बड़ा नहीं है ये, ठीक है। मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे। पहला कंसेप्ट, यदि हम किसी सर्किल पर एक कॉमन पॉइंट से डाली गई दो टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है क्या। यदि ये 8 है, ये भी 8 होगा, ये मैंने आपको समझा रखा है अच्छे से। क्या समझाया था, यदि हम किसी सर्किल पर एक कॉमन पॉइंट से बाहर से टेंजेंट डालते हैं, दो कॉमन टेंजेंट इनको बोलते हैं, तो उनकी लंबाई हमेशा सेम होगी, याद रखना। दूसरा कंसेप्ट, टेंजेंट और रेडियस पर, टेंजेंट और रेडियस के द्वारा बना हुआ एंगल, टेंजेंट और रेडियस के द्वारा बना हुआ एंगल 90 डिग्री है, याद रखना, 90 डिग्री होता है, याद रखना। टेंजेंट और रेडियस के द्वारा बना हुआ एंगल वो आपका 90 डिग्री होता है, याद रखना, ठीक है। ये दो कंसेप्ट यदि आपको पता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख के आओगे, कुछ भी आप देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती आपको, ठीक है। ये आपका 5 है, ये कॉमन पॉइंट है, यहां से इसकी दो टेंजेंट डली, एक ये एक ये। जब ए की लंबाई 5 है तो क्या ए जी की लंबाई भी 5 होगी क्या, होगी कि नहीं। कॉमन पॉइंट से सर्किल पर बनाई हुई दो टेंजेंट, एक कॉमन पॉइंट से सर्कल पर बनाई हुई दो टेंजेंट, उनकी लेंथ बराबर होती है, तो जब ये ए ई 5 है तो ए जी भी 5 होगी क्या, ठीक है। ये पूरी की पूरी आपकी
29 दे रखी है, ये 5 है, ये आपकी 24 आ जाएगी क्या, आ जाएगी। अब आपका दूसरा पॉइंट ये है कि टेंजेंट और रेडियस के द्वारा बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है क्या, टेंजेंट और रेडियस के द्वारा बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है क्या, याद रखना। जब किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल 90 के बराबर होते हैं, 90 90 90 होते हैं, तो जो चौथा एंगल बचेगा क्या 360 में से माइनस होगा क्या, जब 360 में से इन तीनों का सम माइनस होगा तो ये भी 90 आएगा क्या, याद रखना। और आपको एक बात मैंने अच्छे से बता रखी है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के यदि चारों एंगल 90 के बराबर होते हैं, ठीक है, और उसकी दो साइड बराबर है, ये साइड आर है, ये साइड आर है, तो ये 24 है तो ये भी 24 होगी, ठीक है, ये 24 है तो ये भी 24 होगी, और ये भी आपकी 24 होगी। तो इस तरीके से आपकी जो रेडियस है वो 24 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन था, भूलना मत, इसी तरीके से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है बच्चों, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है और ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, एक टेंजेंट है BC जो सर्कल को D पर टच करती है, और AE इस सर्कल की भी टेंजेंट होगी, और AF इस सर्कल की भी टेंजेंट होगी, साथ ही साथ BC भी इस सर्कल की टेंजेंट होगी, याद रखना, आपको पता रखा है अच्छे से। अब आपको ये पूरी लंबाई दे रखी है 8, और इसका पेरीमीटर बताना है ABC का, आपको पेरीमीटर बताना है। पहली बात, पेरीमीटर क्या होता है, AB प्लस BC और आपका AC, किसका पेरीमीटर, ट्रायंगल ABC का होता है क्या, AB और BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD और DC लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि D जो है इसका एक पॉइंट दे रखा है, तो BC की लेंथ BD जमा DC भी हो सकती है, ठीक है, होगी। अब फिर से ये कंसेप्ट आपका रिवाइज होगा, एक कॉमन पॉइंट से सर्किल पर डाली गई दो टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है, यदि BD हमारे पास में कुछ भी दे रखा है तो वही BE होगा, तो BD की जगह हम BE भी लिख सकते हैं क्या, AB प्लस BE, ठीक है, लिख सकते हैं क्या। इसी तरीके से एक कॉमन पॉइंट से सर्किल पर डाली गई टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है, याद रखना, तो DC को हम CF भी लिख सकते हैं क्या, CF लिख सकते हैं, और यहाँ से आपका AC, इन दोनों को बदला, याद रखना, डायरेक्ट आपको याद रखना है, इससे क्या कंसेप्ट बनेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब AB प्लस BE क्या बनता है आपका AE, और CF प्लस AC क्या बनता है, CF प्लस AC क्या बनता है आपका AF। AE की लंबाई आपको दे रखी है 8, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि AE इस सर्किल पर टेंजेंट है, AF इस सर्किल पर टेंजेंट है, तो एक कॉमन पॉइंट से सर्किल पर बनाई गई टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है क्या, मैंने आपको 3-4 बार यहाँ पर भी बता दिया, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। तो 8 प्लस 8 कितना आएगा आंसर, 16। तो इसको डायरेक्ट याद रखना कि यदि हमारे पास में एक टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 8, और हमें इसका पेरीमीटर पूछना है, यानी कि पेरीमीटर पूछ रखा है, तो हम डायरेक्ट 8 का डबल कर देंगे 16। एक नंबर के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, याद रखना। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, एक नंबर का ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बच्चों आपका 5वां क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना। द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेग्राउंड इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। कुछ समझ में आया क्या, समझ में आया तो कमेंट करो, आंसर को कमेंट करो, नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो। बच्चों है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले कराया था, लेकिन उसकी जो है लैंग्वेज चेंज करके दे दी, और लैंग्वेज यदि चेंज करके आती है तो मैं आपको सारी कंडीशन आपको इसी चैनल के थ्रू, इसी ऐसे ही मतलब पार्ट में आपको बताता रहूँगा, वहाँ पर आपको कोई अलग लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगी, मैं इतना आपको वेरिएशन करा दूंगा अपने चैनल पर ही, ठीक है। यदि आपका इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक ट्रायंगल बना लेना, राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरीके से। यदि आपको इस तरीके से अच्छा लगता हो तो इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से अच्छा लगता हो तो इस तरीके से बनाओ, ठीक है। हम इस तरीके से बनाएंगे,
जब आप इस तरीके से अपना ट्रायंगल बना लोगे तो आपको खुद से ही समझ में आना लगेगा कि हमारे से पूछ रखा है, हमें क्या पूछ रखा है, हमसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रखा है। तो यहाँ पर थीटा मान लो, इसको हमें निकालना है। अब गिवन क्या है, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेग्राउंड इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि जो टावर है ए बी, मान लीजिए ये एक्स है, तो जो शैडो बन रही है इसकी प्लेग्राउंड पर वो इससे 3 गुना है, 3x होगी क्या। यदि हमने इसकी x मान ली हाइट टावर की, जो इसकी शैडो है वो इस टावर की हाइट का 3 गुना है, वो इसकी लैंग्वेज में दे रखा है। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये नहीं दे रखा कि ए बी आपकी 8 है, कुछ भी दे रखी हो, या सी बी इसकी 24 है, आपको इस तरीके से लैंग्वेज में नहीं दे रखा है। आपको डायरेक्ट एक लैंग्वेज बनाया, अलग से लैंग्वेज की वेरिएशन करी कि जो हाइट है टावर की, जो कुछ भी है उसका 3 गुना शैडो वो प्रोवाइड कर रहा है अपना टावर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेग्राउंड इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमारे पास में मैंने आपको बताया है जिस भी टी रेशियोज में परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा हो, ठीक है, उसको आप मान लेना tan थीटा होता है क्या, बता रखा है क्या मैंने, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो P अपॉन बी, P कितना है x, बेस कितना आपके पास में 3x, तो x से x, तो tan थीटा किसके बराबर होगा 1/3। ठीक है, tan थीटा क्या आ गया 1/3 आ गया क्या। ठीक है, tan थीटा कितना आएगा 1/3। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेग्राउंड इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। तो जो ये परपेंडिकुलर होता है ये बेस आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब आपको इसकी वैल्यू बताना है अपने कमेंट में कि इसकी थीटा की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, तो आप इसी तरीके से बताना कि सर थीटा की वैल्यू हम क्या दे सकते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्किल्स ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ये कह रहा है यदि कोई बड़ा सर्कल है, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्किल्स जिनका डायमीटर आपको 10 और एक का दे रखा है 24 डायमीटर, देन द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल इज। तो डायमीटर क्या होगा बड़े सर्कल का, क्योंकि ये बड़ा सर्कल है तो इसको और बड़ा बनाओ ताकि आपको अच्छे से पता लगे। इसका इस एरिया क्या होगा πr², इसका एरिया क्या होगा πr1² मान लीजिए, इसका भी πr1² मान लीजिए r2, क्योंकि इसकी रेडियस दूसरी है। डायमीटर 10 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 5, इसका डायमीटर 24 है तो इसका रेडियस कितना होगा 12। जब हम इन दोनों के एरियाज को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा πr² πr1² प्लस πr2², पाई से पाई जाएगा क्योंकि कॉमन आएगा। अब आपका r² क्या होगा r1², यानी कि 5×5 = 25, इसका क्या होगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। और आपको ये ट्रिपलेट याद होने चाहिए, यदि हम 25 और 144 को ऐड करते हैं तो 169 बनता है आपका, और रेडियस आपकी क्या बनेगी 13, क्योंकि यहाँ पर आपका स्क्वायर है। यदि आपके पास में रेडियस 13 है तो इसका डायमीटर डबल होता है क्या रेडियस का, तो इसका डायमीटर 26 होगा, याद रखना। इस तरीके से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपका आता है 7वां क्वेश्चन। अब बच्चों आपका एक और क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का बनता है, वेरिएशन है इसमें, इसको भी ध्यान से देखना। क्या दे रखा है 2 dice are thrown together, find the probability of getting the same number on the dice। ठीक है बच्चों, इसमें क्या बताया कि 2 डाइस आपके पास में, 2 लूडो की गिट्टी है, उसको आप उछालते हो, तो मैंने आपको बता रखा है यदि आप एक डाइस को उछालते हो तो आपके पास में 6 केस बनेंगे। यदि आप 2 डाइस को साथ में साइमल्टेनियसली टॉस करते हो तो आपके पास में 36 केस बनेंगे, याद रखना। 3 वाले केस में आपको पेपर में नहीं आएगा, हालांकि 3 वाले केस में 216 केसेस बनते हैं, वो काफी लेंथी बन जाएगा, आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन द डाइस, यानी कि पहली गिट्टी और दूसरी गिट्टी पर यदि सेम नंबर आए तो ऐसे प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी बन सकती है। ठीक है, ऐसी प्रोबेबिलिटी होने के चांस क्या क्या है वो आपको बताना है। आपके पास में टोटल केसेस कितने हैं,
कितना है 36। क्यों? एक केस का 6 और जब 2 केस साथ में लगेंगे तो कितना होगा 36। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। अब इसमें फाइंड करना है सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। अब मैंने आपको अच्छे से बता रखा है बच्चों अपनी पहले वाली वीडियो में, ठीक है, जब मैं आपको इसका कंसेप्ट पढ़ाता था, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है उसमें मैंने आपको ये बताया है कि आपके इस तरीके के केस किस तरीके से बनते हैं। 1, यदि हमारे पास में हम पहली डाइस को लेंगे, पहली डाइस पर 1 आता है, दूसरी डाइस पर भी 1 आए, पहली डाइस पर 1 आए तो दूसरी डाइस पर 2 आए, पहली डाइस को हम सेम रखते हैं तो दूसरी जो डाइस बनती है उसमें मान लीजिए 3 आता है, पहली डाइस पर 1 आया, दूसरी डाइस पर 4 आया, तो इस तरीके से आपके ये आउटकम्स बनती हैं। फिर से यदि पहली डाइस पर 2 आता है, दूसरी डाइस पर 1 आए, दूसरी डाइस पर 2 आए, पहली पर भी 2 आए, तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ इस तरीके से ये केसेस बनते हैं कि पहली डाइस और दूसरी डाइस पर भी 1 1 आए, दूसरी डाइस और पहली डाइस पर भी 1 1 आए, पहली डाइस और दूसरी डाइस पर भी आपका 3 3 आए। तो इस तरीके से आपके पास में 6 केस बनते हैं, ठीक है। याद रखना, डायरेक्टली आपको याद रख के जाना है। तो 6 केस तो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल आपके पास में 36 है, तो 6 से 36 जाएगा 1/6, तो 1/6 टाइम्स आपकी ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि यदि हम किसी 2 डाइस को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो उनका सेम नंबर आने का चांस 1/6 है, याद रखना। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है ये, मैंने इससे पहले आपको पढ़ा दिया, 2 क्वेश्चन इसी तरीके से मैंने आपको कराए हैं, लेकिन इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट करो, ठीक है, कि हमको पता था इसका आंसर, तो आपको कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है? आंसर। बच्चों इसमें आपको दे रखा है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है जिसमें आपकी ए बी और डी, ये भुजा है ए बी सी डी ई, ठीक है, ई ए सी ई। इसी तरीके से हमारा डी ई, मान लीजिए एफ, इसको नाम दे देते हैं। ए बी आपके पास में 4 है, बी डी आपके पास में 3 है और ये पूरा का पूरा ए ही आपको दे रखा है 11। आपको वैल्यू निकालनी है डी एफ की, आपको वैल्यू निकालनी है, डी एफ नहीं होगा ये डी ई होगा बच्चों, आपको वैल्यू निकालनी है डी ई की। तो आप कैसे निकालोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ? वही वाला कंसेप्ट आपका यूज होता है कि एक सर्किल पर बाहर से कोई कॉमन टेंजेंट डाल दी जाती है कॉमन पॉइंट से, तो उन दोनों की लेंथ आपस में बराबर होती है क्या? यदि ये x है तो ये भी x होगा, यदि ये 4 है तो ये भी 4 होगा। इसी तरीके से यदि हमारे पास में कोई कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट से सर्किल पर डाली गई 2 कॉमन टेंजेंट, उनकी लंबाई बराबर होती है, यदि ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ये पूरी की पूरी आपको 11 दे रखी है, तो ये 4 है यहाँ तक, तो ये सीई की वैल्यू कितनी आएगी? 7 आएगी, याद रखना। इसी तरीके से डी कॉमन पॉइंट से सर्किल पर 2 टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट आपकी डाली गई है, जितना आपका ए बी होगा उतना आपका डी एफ होगा क्या? 3। ये आपकी 7 है, ये भी आपकी 7 होगी क्या? बताना मेरे को, आपको समझ में आया क्या? यदि ये डी एफ आपकी 3 है और एफ ही आपके पास में 7 है, तो 3 और 7 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 10। तो आपको 10 आंसर लगा कर आना है। ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, नहीं ये आप ये कह सकते कि इस तरीके से सर आपका 1 नंबर में हमारा नहीं पूछा जाएगा। बच्चों पूछा जा रहा है, आपके पेपर में भी दे रखा है, प्रीवियस ईयर के आपके सैंपल पेपर में भी दे रखा है, आप अच्छे से पढ़ो तो एक बार, ठीक है। अब आपका 9वां और 10वां क्वेश्चन बनता है, जो मैं आपको अपने घर पर करना है आपको, और कमेंट में करके जरूर बताना। मैं आपको क्यों बोलता हूँ कमेंट में करके जरूर बताना। बच्चों मेरे को कमेंट नहीं इंक्रीज करने, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं क्या। आपके 2 महीने बाद पेपर होने वाले हैं, आप ये मत सोचना कि आपके पेपर पोस्टपोन्ड हो गए तो 2 महीने के बाद 4 महीने बाद पेपर होंगे। बच्चों ये कंडीशन देखी जाएगी आपकी कि ये जो बीमारी है कोरोना की, आपकी कितनी स्प्रेड हो रही है या घट रही है, ठीक है। अभी तो बोल दिया एचआरडी मिनिस्टर जी ने कि आपके पेपर 2 महीने बाद होंगे, फरवरी में तो नहीं होंगे, क्या पता 10 दिन बाद हो जाए, 15 दिन बाद हो जाए, ठीक है। पर इतना जरूर है कि यदि आपका पोस्टपोन्ड हुआ है तो 10-12 दिन का तो फर्क जरूर मिलेगा आपको, यानी कि मार्च की 10 से बाद आपका डेट आएगा, जो भी आएगा। यदि आप, ठीक है, यदि आप ये सोच रहे हो कि आपके 2-3 महीना बाद पेपर होंगे तो आप गलत सोच रहे हो। आपका 9th क्वेश्चन ये है बच्चों,
बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना है। एरिया निकालना है आपको। इस तरीके से आपके पास में ट्रायंगल दे दिया, कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ये -1.0 है, और ये आपका 1 3, और आपको ये दे दिया 4 0। ठीक है, ये आपके पास में एक्स एक्सिस है, ये आपके पास में ओरिजिन है, ये आपका वाई है। ठीक है, तो आपको इसका एरिया निकालना है बच्चों, ट्रायंगल का। इसमें कमेंट करना कि आपका एरिया क्या आया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लेंथी नहीं है बच्चे। दूसरा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। फाइंड दी, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं बच्चों, आपको भी मदद मिलेगी, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, नए चैनल की वजह से आपको छोड़ के नहीं भगना है कि छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इसमें तो 30-40 व्यूज ही आ रहे हैं। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक बार पढ़कर देखो तो सही, पसंद आए तो पढ़ो, ना पसंद आए तो कहीं और से पढ़ो। फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैं आपको इसका डायग्राम दे देता हूँ। मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से दे रखा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और आपको ये ओरिजिन दे रखा है। ओरिजिन का आपको ऑर्डिनेट्स भी पता है, क्या क्या होते हैं, 0,0। आपको कहीं पर भी एक्स वाई है, मान लीजिए यहाँ पर भी हो सकता है एक्स वाई, यहाँ पर भी हो सकता है एक्स वाई, और यहाँ पर भी हो सकता है एक्स वाई। क्या है, यहाँ पर एक्स वाई होगा क्या, यहाँ पर एक्स वाई होगा क्या, क्यों नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर एक्स वाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट निगेटिव में चला जाता है, और यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट निगेटिव में चला जाता है, ये इधर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंडीशन तो नहीं बनेगी, बनेगी तो आपकी इससे ऊपर बनेगी। तो कहीं पर भी आप एक्स वाई मानकर चलना, तो आपको डिस्टेंस बताना है इन दोनों के पॉइंट्स के बीच का। ठीक है, जहाँ पर भी आप मानते हो, लेकिन ऊपर की ओर ही मानना, क्योंकि आपके दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर तो आपका ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए। तो अभी आपको क्या करना है, इसी तरीके से मेरी ये जो 15-20 मिनट की वीडियो है, इनको भी देखते रहो, और अपने आप भी जितना भी सैंपल पेपर कर सकते हो उतना सैंपल पेपर करो। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, यदि मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि चैनल आप भी प्रमोट कर सको मेरा, और यूट्यूब तो धीरे धीरे कर ही रहा है। ठीक है बच्चों, अभी आपकी तीसरी वीडियो भी आएगी, 4 5 6 इसी तरीके से आएगी, सारे पार्ट्स कराऊंगा। तो आपको यही कर लेना, तो आपके 16 में से 16 क्वेश्चन तब भी हो जाएंगे, गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है।